हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोर्सोलॉजी हब। आज जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों, उसका नाम है पार्किंसंस रोग या पार्किंसंस डिजीज़। आज ये टॉपिक हम लोग क्यों लेकर के आए हैं, क्योंकि ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, याद रखिएगा, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में शामिल किया हुआ एक बहुत ही अति विशिष्ट जो है टॉपिक है। और आप सभी को पता है कि हमने ड्राफिज़म के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को क्लियर करके हमने वीडियो बना करके अपने चैनल पर डाल दिया है। अगर आपने अभी तक ड्राफिज़म का हमारा जो वीडियो है वो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर के अभी देख लीजिए। एसिड का वीडियो जा चुका है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन का वीडियो जा चुका है। उसके अलावा भी तमाम डिसेबिलिटी के ऊपर हमारे वीडियो सेक्शन में पड़े हुए हैं और लगातार उन वीडियो का रिवीजन और अपडेट वर्जन, उसके अलावा जो भी लेटेस्ट टॉपिक है उसके ऊपर हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आ रहे हैं। तो जिन लोगों ने भी अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है वो हमारे चैनल के ऊपर जा कर के और उसके वीडियो सेक्शन में जा कर के वीडियो देख सकते हैं। तो छोड़िए उस बात को, आगे हम लोग बात करेंगे पार्किंसंस रोग के बारे में। इसके अंदर अब क्या क्या बात करने वाले हैं कि पार्किंसंस रोग क्या है, पार्किंसंस रोग कैसे होता है, पार्किंसंस रोग होने के कारण क्या क्या हैं, इसका उपचार संभव है भी या नहीं, अगर है तो क्या उपचार है, इसके लिए क्या दवाएं यूज हो सकती है, किस प्रकार के लोगों को पार्किंसंस रोग कहाँ होता है, इसके लिए कौन सा रंग इस्तेमाल होता है, कौन से देश में पार्किंसंस सबसे ज़्यादा रोगी पाए जाते हैं, तमाम इससे जुड़े, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई, किसने की, कैसे की, यानी कि इससे जुड़ी जो भी जानकारी है वो आपको हमारे चैनल कोर्सोलॉजी हब के ऊपर तमाम जानकारियां आपको देखने को मिल जाएंगी। और उसके अलावा आपसे मैं वादा करता हूं कि अगर आपने हमारा वीडियो बिना स्किप किए हुए बड़े आराम से अच्छे तरीके से देखा तो इस टॉपिक से रिलेटेड आज का वीडियो देखने के बाद आपके पास एक भी डाउट नहीं बचेगा। तो चलिए फिर ज़्यादा देर ना करते हुए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाल वाले बटन के ऊपर जाकर के उसे पीट दीजिए, वो सब्सक्राइब हो जाएगा। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए फिर ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं पार्किंसंस डिजीज़। तो बात करते हैं हम लोग पार्किंसंस डिजीज़ की। तो पार्किंसंस डिजीज़ जो है दोस्तों, इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं पार्किंसंस डिजीज़ के बारे में। इसको सबसे पहले सैकिंग, यानी कि सैकिंग पॉलिसी के रूप में इसको जाना जाता था, ठीक है। इसके पीछे जो है ना एक लंबा चौड़ा इतिहास है। लंबा चौड़ा इतिहास, कैसा इतिहास है, क्या इतिहास है, इसके बारे में चलिए हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि सैकिंग डिजीज़ को पार्किंसंस रोग के रूप में जाना जाने लगा। तो चलिए समझते हैं। तो इतिहास ये है कि 11 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष जो है पार्किंसंस डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, डेट नोट कर लीजिएगा, अक्सर आपसे पूछ लिया जाएगा क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो भी आपको पता है अक्टूबर के महीने में होने वाला है। तो बिल्कुल रिसेंटली घटना है कि अभी लास्ट जो है 2021 का पार्किंसंस डे मनाया गया है। उसके थीम सारी चीज़ें बताऊंगा। तो सबसे पहले आप ये जो की पॉइंट है इसको याद कर लीजिए कि 11 अप्रैल को वर्ल्ड पार्किंसंस डे मनाया जाता है, ठीक है। अब ये क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, इसके बारे में भी हम लोग अच्छे तरीके से जान लेते हैं। तो याद रखिएगा कि 1817 में, क्या बोला मैंने, 1817 में, आज मैंने कोशिश की है कि थोड़ा बड़ा लिखने का, बच्चों की शिकायत आ रही थी कि थोड़ा बड़ा लिखा करिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं इतना चाहता हूँ कि उसकी जो भाषा है वो बहुत ही सॉफ्ट और थोड़ा सा स्वीट लिखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कोई बात नहीं, होता है, थोड़ा बहुत चलता रहता है। तो 1817 में जेम्स पार्किंसंस ने इसे सैकिंग पॉलिसी के रूप में चिन्हित किया था, ठीक है। क्या बताया मैंने, 1817 में जेम्स पार्किंसंस ने इसे सैकिंग पॉलिसी, क्या नाम बताया, सैकिंग पॉलिसी। ये देखिए लिखा भी है मैंने यहाँ पर, सैकिंग पॉलिसी। सैकिंग का मतलब क्या होता है, हिलना, कांपना, है ना। आपने देखा होगा कई बार रात को हमें भूत का डर लगता है तब हम कांपते हैं, कई बार ठंड लगती है तो हम कांपते हैं, कई बार हमें तेज़ बुखार होता है तो हम कांपते हैं। तो उन्होंने क्या करा, 1817 में उन्होंने देखा, जेम्स पार्किंसंस क्या थे, जेम्स पार्किंसंस एक डॉक्टर थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा कि एक व्यक्ति जो है वो कांप रहा है, सैकिंग कर रहा है, ठीक है। तो उन्होंने इसको इस रूप में पहचाना कि ये कोई रोग है जो शरीर के अंदर हो गया और जिसके कारण इसको जेम्स पार्किंसंस ने पहचाना, इसीलिए बाद में जाकर के इसको पार्किंसंस नाम दे दिया गया, ठीक है। आई होप कि आपको ये ज़रूर पता लग गया होगा कि पार्किंसंस रोग का नाम जो है वो कैसे पड़ा। अगर अब आपसे कोई भी पूछेगा कि पार्किंसंस रोग का नाम कैसे पड़ा तो आप दावे के साथ, बीइंग ए स्पेशल एजुकेटर, बड़े ही अच्छे तरीके से आप बता पाएंगे कि भाई जो 11 अप्रैल को वर्ल्ड पार्किंसंस डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जेम्स पार्किंसंस ने इसको खोजा था,
ठीक है। आपसे पूछेंगे भाई पार्किंसंस नाम कैसे पड़ा, तो आप बोलेंगे जेम्स पार्किंसन ने 1817 में इसे सेकिंग पॉलिसी के रूप में पहचाना था, इसीलिए इसका नाम जेम्स पार्किंसंस पड़ा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। 2021 का थीम है भाई ये, ठीक है, इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, आपसे सीधा पूछ लिया जाएगा कि ये बताइए पार्किंसंस रोग का तो 2021 में जो सेलिब्रेशन हुआ है उसका थीम क्या था, क्योंकि अक्सर जो हम प्रोग्राम सेलिब्रेट करते हैं उससे रिलेटेड थीम्स पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो थीम्स क्या था, मेंटल हेल्थ ऑन पार्किंसंस 2021। ठीक है, क्या बोला मैंने, मेंटल हेल्थ और पार्किंसंस। ठीक है, बहुत ही छोटा सा है, ठीक है, वेरी स्मॉल, तो इसको याद करने में आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई दिक्कत आएगी। मेंटल हेल्थ, ठीक है, ऑन पार्किंसंस। और मैं बार बार बोलता भी इसलिए रहता हूँ ना, कोई भी चीज़ को रिपीट बार बार आप देखते होंगे मेरे वीडियो के अंदर कि मैं एक टॉपिक को कम से कम 2 से 3 बार बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, भगवान की दया से वो भी आ जाएगा, तो मेरे को लगता है कहीं छोटा दिख रहा होगा या बच्चों को हैंड राइटिंग से रिलेटेड दिक्कत हो रही होगी, तो अगर मैं मुँह से भी बोलूँगा तो बच्चे उसको सुन करके भी नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा थीम मैंने बता दिया, मेंटल हेल्थ ऑन पार्किंसंस। ठीक है, अब बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा ये होता किस प्रकार के लोगों को है, किन लोगों को सबसे ज़्यादा होता है, तो याद रखिएगा ये सबसे ज़्यादा 60+, याद रखिएगा क्या बोला मैंने, जो बूढ़े लोग होते हैं यानी कि 60+ से जो हमारे ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनमें ये ज़्यादा लोगों को होता है। और ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, तो ये यूरोपीय देश मतलब इंग्लैंड, हॉलैंड, पोलैंड है ना, जितने भी हमारी यूरोपियन कॉन्टिनेंट के जितने भी कंट्री हैं उन देशों में इस डिजीज़ को सर्वाधिक देखने को पाया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए कि पार्किंसंस रोग ज़्यादातर कौन से लोगों में देखने को मिलता है, तो आपको क्या लगाना है, 60+ से ज़्यादा के लोगों को देखने को ये मिलता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए यूरोप में सर्वाधिक, मतलब आपसे ये पूछा जाता है कि ये बताइए कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर, कौन से क्षेत्र में पार्किंसंस के रोगी देखने को मिलते हैं, तो आपको क्या लगाना है आंसर में, यूरोप। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कौन से वर्ग को प्रभावित करता है, तो 60+ को। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से पार्किंसंस के बारे में पता लगा होगा। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ये बताइए पार्किंसंस को जागरूकता फैलाने के लिए किस प्रकार के चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है, तो देखिए मैंने यहाँ पर आपके ऊपर बना भी रखा है रेड कलर का ट्यूलिप। ठीक है, ट्यूलिप का मतलब क्या होता है, एक फूल। ठीक है, रेड कलर का ट्यूलिप, ये ट्यूलिप जो वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ ना दोस्तों, ये ट्यूलिप वर्ड आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए पार्किंसंस की जागरूकता फैलाने के लिए कौन से प्रकार के किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको लगाना है रेड ट्यूलिप। ठीक है, ये देख भी सकते हैं यहाँ पर, ये रहा रेड ट्यूलिप, कितना प्यारा लग रहा है, मैंने अपने हाथों से बनाया था। ठीक है, तो ये है, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है ये बीमारी, यूरोप में। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे तरीके से यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं कि पार्किंसंस रोग जो है ये होता कैसे है। देखिए, बीइंग ए स्पेशल एजुकेटर आपको क्या है कि एक समझ होनी चाहिए किसी भी बीमारी की, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या उपचार है, क्या थेरेपी है। क्योंकि आप क्या करोगे, आपका काम है सिर्फ बच्चे की समस्याओं से अवगत हो गए आपने क्या किया, स्कूल लेवल पे आप जब स्पेशल एजुकेटर बनेंगे तो आपका काम क्या होगा, आपका काम होगा कि आपने क्या किया, बच्चे को स्क्रीनिंग किया। स्क्रीनिंग करने के बाद आपको लगा कि इस बच्चे में कोई दिक्कत है, आप बच्चे को लेकर के गए कहाँ पर, हॉस्पिटल या फिर जहाँ पर भी इसकी स्क्रीनिंग की व्यवस्था गवर्नमेंट करेगी वहाँ पर। स्क्रीनिंग वाले ने क्या किया, उसकी स्क्रीनिंग करा और उसके बाद उसको रिकमेंड कर दिया कि हाँ इसमें ये प्रॉब्लम है। उसके बाद फिर डॉक्टर, मेडिकल और फिजियोथेरेपिस्ट, स्क्रीनिंग करने वाले लोग और गवर्नमेंट के द्वारा जो योजनाएं आती है उसका बेनिफिट दिलाना है बीइंग ए स्पेशल एजुकेटर, ना कि आपको बच्चे को खुद ही क्योर करने लग जाना है। आपका काम लर्निंग कराना है, आपका काम बच्चे को उसकी फैसिलिटी दिलाना है, आपका काम एक सपोर्ट सिस्टम को डेवलप करना है, ना कि खुद ही सपोर्ट सिस्टम बन जाना है। ठीक है, तो इसीलिए आपको एक समझ होनी चाहिए, उसी के हिसाब से मैं टॉपिक को उतना ही कवर करा रहा हूँ जितना कि आपके लिए रेलिवेंट है और जितना कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा पार्किंसंस रोग होता कैसे है। तो ये देखिए, पार्किंसंस रोग हमारे माइंड में ना एक जगह होती है, सीधा समझ लो हिंदी और देसी भाषा में। ठीक है, एक प्लेस होता है हमारे माइंड के अंदर जिसका नाम है सबस्टेंशिया निग्रा। ये देख लो, लिखा भी हुआ यहाँ पर सबस्टेंशिया निग्रा। सबस्टेंशिया निग्रा की स्पेलिंग लिख लो, SUBSTANSIA, SUBSTANSIA।
और निग्रा की स्पेलिंग होगी NIGRA, निग्रा। ठीक है, सब्सटेंसिया निग्रा नाम की जगह होती है, ये हमारे लेफ्ट साइड में होती है। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, दो प्रकार के पदार्थ बनते हैं हमारे दिमाग में। एक का नाम क्या है, डोपामाइन। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग, भाई लोग। ठीक है, और हमारी सिस्टर लोग भी। और दूसरे का नाम क्या है, एस्टोलिन। ठीक है, क्या पदार्थ बताया मैंने, एक का नाम बताया डोपामाइन और दूसरे का नाम बताया मैंने एस्टोलिन। ठीक है, पहले आप इन दोनों का स्पेलिंग लिख लीजिए, DOPAMINE। ठीक है, स्पेलिंग इसलिए बताता हूँ, हिंदी वालों को थोड़ी परेशानी रहती है। ठीक है, डोपामाइन, हिंदी में भी डोपामाइन ही लिख के आएगा। ठीक है, और दूसरा है एस्टोलिन। एस्टोलिन की स्पेलिंग है ACHSTOLIN। ठीक है, स्टोलिन। तो डोपामाइन और स्टोलिन दो प्रकार का पदार्थ हमारे कौन से हिस्से में बनता है, सब्सटेंसिया निग्रा वाले हिस्से में बनता है। अब होता क्या है, होता है दोस्तों कि डोपामाइन की जो प्रोडक्टिविटी है ना, वो किसी कारण से घट जाती है। क्या हो जाती है, घट जाती है। देखिए यहाँ पर मैंने माइनस का साइन भी लगाया था, घट जाती है। ठीक है, और जब जाहिर सी बात है कि अगर माइंड में कोई पदार्थ बैलेंस तरीके से बन रहा है, मान लो डोपामाइन बन रहा है, स्टोलिन बन रहा है, बराबर बन रहा है, एक पदार्थ घट जाता है तो दूसरा क्या होता है, स्टोलिन की मात्रा हमारे दिमाग में बढ़ जाती है। ठीक है, स्टोलिन की मात्रा बढ़ जाने से हमारे माइंड का जो प्रोडक्शन है वो गड़बड़ा जाता है। क्या हो जाता है, हमारे माइंड का जो प्रोडक्शन है वो गड़बड़ा जाता है, जिसके कारण पार्किंसंस रोग की संभावना हो जाती है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं दोबारा से समझाता हूँ, याद रखिएगा। हमारे माइंड में एक जगह होती है सब्सटेंसिया निग्रा, क्या नाम बताया, सब्सटेंसिया निग्रा। वहाँ पर दो प्रकार के पदार्थ बनते हैं, डोपामाइन और स्टोलिन। अब क्या होता है कि भाई डोपामाइन जो है वो किसी कारण से बनना बंद हो जाता है या कम हो जाता है, जिसके कारण हमारे माइंड में स्टोलिन की मात्रा बढ़ जाती है। स्टोलिन की मात्रा बढ़ जाती है। तो जब स्टोलिन की मात्रा बढ़ जाती है और डोपामाइन की मात्रा कम हो जाती है, उसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, उसी स्थिति से उत्पन्न होने वाली समस्या को हम लोग पार्किंसंस कहते हैं। RPWD एक्ट के हिसाब से आपके जो परिभाषा बनेगी वो बनेगी, हमारे मस्तिष्क के एक खास हिस्से में डोपामाइन नामक पदार्थ के कमी से होने वाली समस्या को हम लोग पार्किंसंस कहते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग इसके लक्षण की। ठीक है, कि भाई लक्षण भी तो पता होने चाहिए ना, स्पेशल एजुकेटर को तो लक्षण पता ही होना चाहिए, क्योंकि आप स्पेशल एजुकेटर बन रहे हो। और स्पेशल एजुकेटर को लक्षण ही नहीं पता होगा तो कोई कहेगा हाय 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 हाय, देखो कैसा स्पेशल एजुकेटर है, इसको तो बच्चे के लक्षण ही नहीं पता, ये क्या स्पेशल एजुकेटर है। हम नहीं चाहते कि कोर्सोलॉजी हब से जो भी स्पेशल एजुकेटर बने आगे जा करके वो ऐसा स्पेशल एजुकेटर बने, बढ़िया बनना चाहिए, टॉप क्लास का। ठीक है, तो सबसे पहले लक्षण की बात करते हैं। एक लक्षण है एनोस्मिया। ठीक है, लिख लेना भाई। ठीक है, सिंपल एक नंबर में पूछ लिया जाता है, एनोस्मिया। ठीक है, एनोस्मिया का मतलब क्या होता है, एनोस्मिया का मतलब होता है सुगंध का ना आना, सुगंध का ना आना, इनेबल टू फील स्मेल। ठीक है, इनेबल टू फील स्मेल, सुगंध का ना आना। ठीक है, एनोस्मिया, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ एनोस्मिया, तो ANOSMIA। ठीक है, ANOSMIA, एनोस्मिया। आपको पता भी होगा कि कोरोना वायरस के दौरान भी एनोस्मिया की समस्या देखने को मिली थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो अगली सिचुएशन की, जिसका नाम है ब्रेडिकाइनेसिया। ब्रेडिकाइनेसिया टर्मिनोलॉजी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेडिकाइनेसिया, ब्रेडिकाइनेसिया मीन्स स्लो ऑल द मूवमेंट एक्टिविटी, स्लो all the movement activity. Why slow all the movement of activity? Because of substantia nigra part not produce dopamine chemical या dopamine liquid. Okay, so that's why we are suffering from bradykinesia. Bradykinesia means slow all movement activity. ठीक है, ब्रेडिकाइनेसिया क्या होता है, ब्रेडिकाइनेसिया का मतलब होता है भाइयों कि गतिविधि का धीमा हो जाना, गतिविधि का धीमा हो जाना। ब्रेडिकाइनेसिया देखा होगा ना, बूढ़े लोगों को डंडा लेके धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे चलते हैं वो लोग। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ब्रेडिकाइनेसिया। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज डिप्रेशन। ठीक है, अगर अगली बात करें तो हम लोग अवसाद कहेंगे। डिप्रेशन या अवसाद आप जानते ही हैं कि माइंड का एक जगह कॉन्सेंट्रेट ना होना। माइंड जो है एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है। आवर माइंड इज़ नॉट कॉन्सेंट्रेट इन आवर माइंड इज़ नॉट फोकस ऑन वन प्लेस। ठीक है, अगर कभी भी हमारा दिमाग एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है ना, तब हम क्या होते हैं, अवसाद का शिकार हो जाते हैं। उसके बाद आपको पता है कि शरीर के अंदर हमारे सुसाइड टेंडेंसी और इस तरह की चीज़ें भी बढ़ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद है दिन में उनीदापन,
या नॉट कॉन्सेंट्रेट एनी वन पॉइंट, ठीक है। यानी कि ये भी मान लीजिए उसी तरीके का है कि किसी भी चीज़ में ना इंटरेस्ट ख़त्म हो जाना, इंटरेस्ट ख़त्म हो जाना। यानी कि आप कह सकते हैं ना कि अगर कोई आदमी मौत की तरफ जा रहा है तो क्यों जा रहा है, जाहिर सी बात है कि उसकी ज़िंदगी जीने की चाहत कम हो गई है तो मौत की तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर कोई आदमी मरना नहीं चाहता है तो क्यों नहीं चाहता, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में अभी भी इंटरेस्ट है, ठीक है। अगर उसकी ज़िंदगी में इंटरेस्ट नहीं होता तो वो चाहता है कि चल ठीक है मर रहे हैं तो मर ही जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई 98 ईयर्स का आदमी है और उसको बहुत दिक्कत है, शरीर के अंदर बहुत समस्याएं हैं, तो अब उसको ज़िंदा रहने की कोई चाहत नहीं है, तो वो अगर मर रहा है तो कहेगा चलो ठीक है मर जाते हैं फिर, ठीक है। लेकिन इसी में क्या होता है कि उनीदापन का मतलब कि लाइफ को जीने का जो इंटरेस्ट होता है वो धीरे धीरे उनके अंदर कम होने लगता है। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है डिस्फेजिया। स्पेलिंग ऑफ डिस्फेजिया इज DYSPHASIA, DYSPHASIA। What is the meaning of dysphagia? Dysphagia means unable to stuck, okay, unable to chaw, unable to stuck, okay। कह सकते हैं डिस्पेजिया का मतलब दोस्तों कि निगलने में कठिनाई, निगलने में कठिनाई को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पेजिया कहते हैं, ठीक है। होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा आसान भाषा में और अच्छे तरीके से समझा देता हूँ कि डिस्पेजिया का मतलब होता है जो हमारा गला होता है ना, इसमें सूजन आ जाती है, ठीक है। सूजन, अब जाहिर सी बात है कि अगर आपका गला सूज जाए, ठीक है, कई बार नॉर्मली भी आपका सूज जाता होगा, तो आपको पता है कि पानी भी लेते हैं तो लगता है, कुछ चबा के खाते हैं तभी भी लगता है, यानी कि कोई भी अगर जूस भी जाता है तो हमें गले में लगता है कि हमारे को दिक्कत हो रही है। तो गले में सूजन हो जाने के कारण चबाने में, निगलने में कठिनाई को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पेजिया कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है और उसका नाम है ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन, ठीक है। ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन ये क्या करता है, लूज ऑटोमेटिक कंट्रोल लाइक टॉयलेट। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर आपको पता है, अगर मान लीजिए आपके सामने कोई आकर कैसे करे वो, ठीक है, आप क्या करोगे, ऐसे हो जाओगे ना। यानी कि ये किसने किया, ये हमारे ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन ने किया। आपके सामने आकर के आपको कोई घूसा मारने आए आँख के पास, यहाँ पर हमारी आँख अपने आप बंद हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन है वो काम करती है। आपको टॉयलेट आता है, आपको बाथरूम आता है, ठीक है, आपको कैसे फील आ जाता है कि आपको टॉयलेट जाना है, आपको बाथरूम जाना है, क्योंकि जो हमारी बॉडी के अंदर ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन है वो काम करता है। और इसी ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन को काम करने के लिए नॉरफाइनफिन नाम का जो केमिकल है हमारे शरीर के अंदर वो काम करता है दोस्तों, ठीक है। क्या बताया मैंने, नॉरफाइनफिन, ठीक है। नॉरफाइनफिन की स्पेलिंग देख लीजिएगा, NORPHINEPHINE, नॉरफाइनफिन, नॉरफाइनफिन, ठीक है। ये नॉरफाइनफिन जो है ये हमारे बॉडी के ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन को कंट्रोल करता है, याद रखिएगा, नॉरफाइनफिन जो है ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन को कंट्रोल करता है। तो आगे बात करते हैं सैकिंग का होना, यानी कि कपकपी का हमारे बॉडी में होना, और कार्य क्षमता का कमज़ोर हो जाना, मतलब इनेबल टू डू एनी हार्ड वर्क, ठीक है, काम हम ज़्यादा हार्ड वर्क का काम नहीं कर पाते, ठीक है, नॉट एबल टू डू हार्ड वर्क, ठीक है। उसके बाद है मांसपेशियों में अकड़न हो जाना, यानी कि जो हमारी जो मसल्स हैं ये स्ट्रेच हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, हमारी मसल्स इतनी ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती हैं कि हम कोई भी काम बड़े फ्री माइंड से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, अभी तक में मैंने बताया एनोस्मिया के बारे में, ब्रेडिकाइनेसिया के बारे में, अवसाद के बारे में बताया, और उसके बाद में कंसंट्रेशन के बारे में बताया, डिस्फेजिया के बारे में बताया, ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन के बारे में बताया, सैकिंग के बारे में बताया, ठीक है, स्लो मोशन ऑफ वर्क के बारे में बताया, और मांसपेशियों के स्ट्रेच हो जाने के बारे में बताया। तो चलिए फिर आगे चलते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण बातों पे बात करते हैं हम लोग। और अगला है बात करने में परेशानी। आपको मैंने बता ही दिया था वैसे कि डिस्फेजिया के अंदर जाहिर सी बात है कि अगर गले में दिक्कत है, आपको गले में दर्द हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बात करने में परेशानी भी आपको उत्पन्न होगी, ठीक है। तो बात करने में परेशानी और लिखने में दिक्कत। लिखने में दिक्कत आपको पता ही होगा कि लिखने में दिक्कत जो है वो डिस्ग्राफिया के बारे में है, और जब हम लर्निंग डिसेबिलिटी का वीडियो लेकर के आएंगे दोस्तों तो उसके अंदर आपको डिस्ग्राफिया के बारे में और अच्छे डिटेल से बताया जाएगा, ठीक है। फिलहाल समझ लीजिए डिस्ग्राफिया का मतलब लर्निंग इन नॉट एबल टू राइट परफेक्टली, ओके, यानी कि लिखने में परेशानी होना, ठीक है। उसके बाद अगर कारण की बात करें, देखिए यहाँ पर कारण भी लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने कारण की बात करें तो सबसे पहले जेनेटिक कारण भी इसके लिए प्रभाव हो सकते हैं, यानी कि अगर माता पिता में पार्किंसंस के लक्षण हैं तो हो सकता है कि बच्चे में भी पार्किंसंस के लक्षण हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है, बच्चे में भी हमें पार्किंसंस के लक्षण देखने को मिलेंगे। दूसरा क्या है, वायरस के संपर्क में आने से, आपको पता है कि वायरस के संपर्क में आने से हो सकता है कि हमारे माइंड के सबस्टेंशियल निग्रा वाले पार्ट में
कुछ ऐसा दिक्कत हो जाए, कुछ ऐसे सेल्स मर जाएं जिसके कारण डोपामाइन जो है वो अनबैलेंस हो जाए और एस्ट्रोलिन की मात्रा जो है हमारे शरीर में बढ़ जाए, जिसके कारण हमें दिक्कत का सामना करना पड़े और हम पार्किंसंस का शिकार हो जाए। दिमाग में चोट लग जाने से या नस दब जाने से, ठीक है, यहाँ लिख दिया है, सिर में चोट लगने से या नस के दबने से भी ये डिसबैलेंस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में प्रदूषित वातावरण में रहने से, तो मैंने क्या क्या बताया एक बार दोबारा देख लीजिए। पहला बताया मैंने जेनेटिक कारण, दूसरा बताया मैंने वायरस के संपर्क में आने से, तीसरा बताया दिमाग के नस दबने से, सिर में चोट लगने से और प्रदूषित वातावरण में रहने से हमारा जो डोपामाइन है ये डिसबैलेंस हो सकता है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और ये डिसेबिलिटी RPWD 2016 के अंदर कवर किया गया है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आगे हम इसके अगले पार्ट में बताते हैं आपको कि और क्या क्या है। फ़िलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, ठीक है। मैंने पूरा बोर्ड फ्री कर दिया है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में अगर आपको कोई चीज़ ना दिखे तो आप उसको ना फिर थोड़ा सा जूम करेंगे ना इमेज फॉर्म में, तभी भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। जो पढ़ने वाला होता है ना, ठीक है, उसको जो प्रॉब्लम है ना वो सब किनारे करके वो सोचता है समाधान क्या है। हम लोग जो ना अपनी लाइफ में ये देखते हैं, यार ये भी प्रॉब्लम है, वो भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम को देख लो, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम के साथ में ये भी देखो कि इसका समाधान क्या है। समाधान बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आपने जीवन में समाधान खोजना चालू कर दिया ना, उस दिन प्रॉब्लम अपने आप ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग इसके अगले पार्ट को देखते हैं आगे और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो पार्किंसंस के बारे में आपको जानना चाहिए। अब हम लोग आगे समझना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो इसका पार्ट है वो है स्तर। क्या है? स्तर, ठीक है। इसके बारे में हम लोग अच्छे से देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना जो है वो सबसे ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो स्तर की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पहले स्तर की। आई होप कि अब मैंने थोड़ा सा इसका जो साइज़ है अक्षरों का वो बढ़ाने की कोशिश की है। अगर आप अच्छा हो तो आप मुझे बता दीजिएगा नीचे कमेंट में कि हाँ सर इसी साइज़ पे रखिए, या अगर आप कहेंगे तो मैं इससे भी थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहला स्तर, ठीक है। पहले स्तर की बात करते हैं तो पहले स्तर में लक्षण प्रकट नहीं होता है, ठीक है। क्या बताया कि पहले स्तर में लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि पहले स्तर में लक्षण प्रकट नहीं होते, ठीक है। जो पार्किंसंस का पहला लेवल होता है इसके अंदर कोई भी लक्षण प्रकट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग दूसरे स्तर की। दूसरे स्तर की बात करें तो अंगों में कपकपी होना स्टार्ट होता है, ठीक है। दूसरे स्तर में क्या होता है कि अंगों में कपकपी होना स्टार्ट हो जाता है। पहले स्तर में लक्षण प्रकट नहीं होता है, दूसरे स्तर में अंगों में कपकपी होना स्टार्ट हो जाता है। और तीसरे स्तर में क्या होता है? तीसरे स्तर में समान वस्तु पकड़ने में या मोटर संबंधी कार्य करने में समस्या उत्पन्न हो जाती है। तीसरे लेवल पर क्या होता है कि किसी भी प्रकार का सामान या वस्तु को पकड़ने में या मोटर संबंधी समस्या होने में समस्या उत्पन्न हो जाती है। चौथे स्तर की बात करें तो चलने में और खड़े होने में परेशानी अनुभव करता है। क्या बताया? चौथे स्तर पर खड़े होने में और चलने में परेशानी का अनुभव करने लगते हैं। और पांचवा स्तर दोस्तों, ठीक है, मानसिक क्षमता पर प्रभाव पड़ना और कार्य क्षमता का कमज़ोर हो जाना, दुविधा में रहना, ठीक है। अगर मैं एक एक करके अगर देसी भाषा में बोलूँ तो फर्स्ट लेवल क्या है कि नो एनी सिम्टम्स, कोई सिम्टम्स नहीं होते उनके अंदर, बिल्कुल वो सही रहते हैं और आपको देख कर लगेगा भी नहीं कि हिज पर्सन इज़ सफरिंग फ्रॉम पार्किंसंस। एक्चुअली नो वन आइडिया अबाउट दैट पर्सन, जिसको है, ठीक है, उसको भी नहीं पता है कि उसको पार्किंसंस हो रहा है, ठीक है। जिसके अंदर पहले लेवल का होगा, याद रखिएगा कौन सा लेवल बताया मैंने, पहला लेवल अगर जिसके अंदर है तो उसको खुद नहीं पता कि वो पार्किंसंस का शिकार हो गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि बताइए कौन से लेवल पर, ठीक है, पार्किंसंस के बारे में व्यक्ति को नहीं पता होता है, तो फर्स्ट लेवल, ठीक है। एंड वी आर गोइंग टू सेकेंड लेवल, ठीक है। तो सेकेंड लेवल पे क्या है कि अंगों में कपकपी होना, दे सफरिंग फ्रॉम सैकिंग, ठीक है। तो वो कपकपी होना उसके हो जाता है। और कपकपी होना स्टार्ट भी कहाँ से होता है याद रखना, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड, देन ओवरऑल बॉडी, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ जाता है वो लेफ्ट हैंड से स्टार्ट होता है, ठीक है, याद रखना लेफ्ट हैंड से स्टार्ट होता है, ठीक है। एंड सेकेंड एंड थर्ड स्टेजेस कि किसी भी चीज़ को पकड़ने में, यानी कि किसी भी चीज़ को कैच करने में, पकड़ने में, उठाने में या ले करके चलने में उसे दिक्कत होती है। सामान या कोई भी गुड्स है, आइटम है, ठीक है, उसको पकड़ने में या एनी मोटर एक्टिविटी दे सफ़र फ्रॉम प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो उनको दिक्कत होती है किसमें, कोई भी मोटर संबंधी जो कार्य होते हैं उसमें उन्हें दिक्कत होती है,
चौथे स्तर की बात करते हैं, चलने में और खड़े होने में समस्या होती है। दे आर नॉट एबल टू वॉकिंग एंड स्टैंड, ठीक है, वो चल नहीं सकता, वो खड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। और पाँचवें स्तर की अगर बात करें दोस्तों, ठीक है, मानसिक क्षमता यानी कि मेंटल लॉस हो जाता है उसको, ठीक है। और प्रभाव पकड़ना यानी कि वो किसी भी चीज़ को पकड़ने में असमर्थ हो जाता है। और इनेबल टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क, ठीक है, किसी भी कार्य को करने में वो हो जाता है और दुविधा में चला जाता है, यानी कि दे फील कन्फ्यूज़न, वो कन्फ्यूज़न की सिचुएशन में रहता है, किसी भी कार्य को करने में उसको दिक्कत का सामना होने लगता है। आई होप कि आपको ये पांचों स्टेज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे और यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको बड़े आराम से अच्छे तरीके से कर पाएंगे पेपर में। इन पांचों स्टेज को अपने उसमें लिख लीजिए ताकि आपको फ़ायदा मिले। अगर हम बात करें दोस्तों जांच की या टेस्ट की बात करें, ठीक है, टेस्ट करने के लिए हम लोग कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं, इसे DAT स्कैन कहते हैं, यानी कि डोपामाइन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये एक बहुत ही फेमस जो टेस्ट है ये होता है पार्किंसंस के रोगियों में, ये किया जाता है DAT स्कैन, ठीक है, डोपामाइन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। DA का मतलब डोपामाइन और T फॉर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, DAT स्कैन। उसके बाद MRI की जाती है, MRI की फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है, तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, MRI का होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, लिख लीजिएगा, गूगल करेंगे मिल जाएगा फुल फॉर्म, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उपचार की बात करें, ठीक है, उपचार की बात करें तो उपचार जो है इसका संभव नहीं है, ठीक है, उपचार जो है इसका संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है और आपको मैंने पहले भी बताया था कि डोपामाइन जो है हमारे माइंड में सब्सटेंसिया निग्रा पार्ट में वो कम होने लगता है, जिसके कारण हमारा जो सिस्टम है वो अनबैलेंस हो जाता है और एक बार जो हमारे सेल्स मर जाते हैं उसको हम लोग कई बार DVS के थ्रू जगाने की कोशिश करते हैं। इसके बारे में मैं पूरा कंप्लीट बताऊंगा अभी कि DVS क्या होता है, लेकिन वो अभी तक इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया है, तो इसीलिए ये इसका इलाज जो है संभवतः नहीं है, ठीक है। और इसको कम किया जा सकता है, इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। यहाँ मैंने लिखा भी है कि संभव नहीं है, रोकथाम से थोड़ा बहुत संभव है, थोड़ा बहुत रोका जा सकता है, कुछ हद तक उसके प्रभाव को हल्का सा रोका जा सकता है। कैसे? दवाइयों के द्वारा, थेरेपी दे सकते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करा सकते हैं। और DVS के बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि ये DVS क्या होती है, किस तरह की प्रोसेस होती है, ठीक है। उसके बाद एक बात और यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि डॉक्टर पार्किंसंस जो थे वो इंग्लैंड के निवासी थे, यूनाइटेड किंगडम के निवासी थे और वो एक डॉक्टर थे पेशे से, ठीक है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि आपको इस विषय से संबंधित कोई भी ऐसी जानकारी छूटे नहीं जो आपको पता ना हो, ठीक है, क्योंकि आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप दूसरे बच्चों से बेहतर होंगे, क्योंकि आप कोर्सोलॉजी हब के साथ जुड़े हुए हैं और आप चाहते हैं कि जिस तरीके से आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हैं, कोर्सोलॉजी चैनल भी उसी स्ट्रेंथ से ग्रोथ करें। तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमें 7874008889 पे फ़ोनपे या पेटीएम के माध्यम से हमें सपोर्ट कर सकते हैं और 9971362521 के माध्यम से गूगल पे के माध्यम से भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आपको जो भी अच्छा लगे आप हमें अमाउंट भेजिए ताकि हमारे को भी ऊर्जा मिले और हम और अच्छे तरीके से आपको सपोर्ट और कार्य कर सकें, ठीक है। तो कुछ टर्मिनोलॉजी है दोस्तों, ये समझ लीजिए। पिल रोलिंग ट्रेमर, अब क्या होता है पिल रोलिंग ट्रेमर, ये भी समझ लीजिए। क्या होता है कि आपको मैंने अभी बताया कि पार्किंसंस के अंदर सैकिंग पॉलिसी के रूप में जाना जाता था, उसमें हाथ पैर हिलते थे। तो हाथ पैर हिलने में पिल रोलिंग ट्रेमर का मतलब है कि हाथ इतनी ज़ोर ज़ोर से हिलना, इतनी ज़ोर ज़ोर से हिलना कि ये जो दो हिस्से हैं ये आपस में रगड़ना, ठीक है, ऐसे ऐसे कांपना कि ये दोनों हिस्से आपस में रगड़ना, इसको हम लोग पिल रोलिंग ट्रेमर कहते हैं। और ये लक्षण पार्किंसंस के अंदर देखने को मिलता है और आपसे पूछा भी जा सकता है कई बार कि बताइए पिल रोलिंग ट्रेमर कौन सी प्रक्रिया है, क्या है, नहीं है, या कौन से रोग में इसके लक्षण देखने को मिलते हैं। तो अगर लक्षण पूछे कौन से रोग में मिलते हैं तो पार्किंसंस, और प्रक्रिया क्या है तो इसके बारे में मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से बता दिया। आई होप कि पिल रोलिंग ट्रेमर की टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद बात करते हैं डिसनेक्सिया। डिसनेक्सिया क्या होता है, स्पेलिंग देख लीजिए, DYSKENSIA, डिसनेक्सिया। डिसनेक्सिया कैसी प्रक्रिया है? डिसनेक्सिया ऐसी प्रक्रिया, आपने सड़क के ऊपर CP के बच्चों में भी ये लक्षण देखने को मिलते हैं और पार्किंसंस के लोगों में भी ये लक्षण देखने को मिलता है। इसको कहा ही जाता है अनैच्छिक गतिविधि, ठीक है, डिसनेक्सिया, ठीक है, अनैच्छिक गतिविधि। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे चलते हैं लेकिन उनका शरीर इतना स्ट्रेच होता है कि ऑटोमेटिक एक अलग मोशन में उनकी गतिविधि हो जाती है, यानी कि अनैच्छिक रूप से चाही हुई गतिविधि, वो गतिविधि जो आप चाहते नहीं हैं लेकिन आपकी शरीर, आपकी बॉडी उसको अनवांटेड अलाउ कर रही है, तो वो होती है, उस सिचुएशन को हम लोग डिसनेक्सिया कहते हैं। स्पेलिंग एक बार मैं और बता देता हूँ, DYSKENSIA,
तो ये 2 टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर हो गई होगी, पिल रोलिंग ट्रेमर और डिसलेक्सिया। उसके बाद बात करते हैं हम लोग डिमनेशिया के बारे में। डिमनेशिया क्या होता है? DEMNSIA। डिमनेशिया का मतलब होता है मनोभ्रंश। मनोभ्रंश का मतलब आपने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी देखी होगी, जिसके अंदर जो मैन जो कैरेक्टर होता है वो लड़का, हीरो का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, आप लोग नीचे कमेंट में बता दीजिएगा क्या नाम था उसका, बड़ा अच्छा हीरो था वो, ठीक है। तो उसकी मदर को डिमनेशिया की समस्या होती है, मतलब चीज़ों को भूल जाना, कन्फ्यूज़न में रहना, ठीक है। इसके बारे में मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर के आऊँगा और आपको पूरा डिमनेशिया के बारे में लक्षण, प्रकृति, सारी चीज़ें बताऊँगा। फिलहाल आप मान लीजिए भूलने की बीमारी डिमनेशिया, ठीक है। उसके बाद पार्किंसंस के लक्षण की बात करें कि पार्किंसंस के साथ होने वाली और कौन कौन सी समस्या है जो पार्किंसंस के साथ हम देखने को मिलती है हम लोगों को, तो वो है, पहला है रक्तचाप में कमी, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, रक्तचाप बढ़ जाना, कमी नहीं, रक्तचाप का बढ़ जाना, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। दूसरा मैंने एनोस्मिया के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था, सूंघने में परेशानी। उसके बाद फटीक हो जाना, यानी कि थकान की मात्रा अत्यधिक देखने को मिलना, ठीक है, शरीर में बहुत ज़्यादा थकान की मात्रा होना, फटीक होना, और दर्द या पेन का अनुभव करना, और यौन रोग यानी कि सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी पार्किंसंस के रोगियों में देखने को हमें मिलती है। उसके बाद अगर बात करें इसकी जो दवाई है लेवोडोपा, ठीक है, अभी दवाई के बारे में बताऊंगा, फिलहाल समझ लीजिए कि लेवोडोपा जो है ना, इसका प्रभाव जब किसी भी पार्किंसंस के रोगी को दिया जाता है, लेवोडोपा मतलब वो नहीं जो माइंड में लेवोडोपा जो डोपामाइन पदार्थ बन रहा है, उसी से रिलेटेड एक नाम है मेडिसिन का लेवोडोपा, जो कि पार्किंसंस में सबसे प्रमुख दवाई है, ठीक है। उसका प्रभाव 3 से 5 साल के अंदर जो है कम होने लगता है, ठीक है। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे तरीके से, ताकि फिर हम लोग इसके अगले पार्ट पे जा पाएँ और आपको मैं और अच्छे तरीके से बता पाऊँ कि इसके अंदर और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिस्टोनिया की, ठीक है। डिस्टोनिया का मतलब क्या होता है? डिस्टोनिया का मतलब होता है हमारी जो शरीर की जो जॉइंट्स होती हैं या पिंडलियाँ होती हैं, उसमें अकड़न हो जाना, स्ट्रेचेस हो जाना, यानी कि मांसपेशियों के अकड़ जाने की स्थिति को हम लोग डिस्टोनिया कहते हैं, ठीक है, डिस्टोनिया कहते हैं। फिलहाल इतना जान लीजिए कि मांसपेशियों के अकड़न की स्थिति को हम लोग डिस्टोनिया कहते हैं। इसके अंदर भी 2 टाइप होते हैं, ठीक है। इन दोनों टाइप के बारे में मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा डिस्टोनिया के ऊपर, और आपको बहुत अच्छे तरीके से डिस्टोनिया बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल आप मान लीजिए कि कभी भी हमारी उंगलियां जो पिंडलियां हैं हमारी, उसके अंदर अकड़न की स्थिति को हम लोग डिस्टोनिया कहते हैं, और ये हमें पार्किंसंस के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग ऑफ एपिसोड की। ऑफ एपिसोड का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए, अगर आसान भाषा में बोलूँ कि कोई बीमारी थी आपको, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको टीबी की बीमारी थी और उसमें आपको कुछ लक्षण थे, ठीक है, आपने दवाई खाई और सारी चीज़ें करी, क्योर किया और अच्छे से आप ठीक हो गए, और उसके बाद क्या हुआ, 10-15 साल के बाद आपके अंदर फिर से वही लक्षण, वही बीमारी आपके अंदर आने लगे, तो उस प्रक्रिया को हम लोग ऑफ एपिसोड कहते हैं। ऐसी टर्मिनोलॉजियाँ पेपर में दे करके कन्फ्यूज़ करके पूछ ली जाती हैं, तो आपको अगर पता होगा तो आप कम से कम ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएंगे और आप अपने बेस्ट आंसर तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग साइकोसिस। साइकोसिस का मतलब होता है अत्यधिक पसीना आना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, अत्यधिक पसीने का आना, ठीक है, पसीने का आना, अत्यधिक पसीने का आना, इसको कहा जाता है साइकोसिस, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग साइकोसिस की। साइकोसिस का मतलब क्या होता है? साइकोसिस का मतलब होता है कि मानसिक रूप से तनाव में होना, ठीक है, मानसिक रूप से तनाव की स्थिति का होना, इसे हम लोग साइकोसिस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है हाइड्रोसिस। हाइड्रोसिस मतलब, हाइड्रो मतलब पता ही आपको पानी, और हाइड्रोसिस का मतलब हो गया अत्यधिक पसीने का आना, ठीक है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोसिस कहते हैं। अत्यधिक पसीने के आने की प्रक्रिया को हम लोग हाइड्रोसिस कहते हैं। उसके बाद है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है कि हमारे शरीर से मूत्र का या मल का, ठीक है, यानी कि हमारी जो टॉयलेट है उसका हमारी कंट्रोल के बिना निकल जाने की प्रक्रिया को हम लोग यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है ड्यूलिंग। ड्यूलिंग का मतलब क्या होता है कि जब आपने देखा होगा छोटे बच्चे भी होते हैं, उनको भी अपने लार के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, तो मुंह से अनिच्छिक रूप से लार के निकलने की प्रक्रिया को हम लोग ड्यूलिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है डिस्फेजिया। इसके बारे में मैंने आपको बताया ही था कि चबाने निगलने में कठिनाई को हम लोग डिस्फेजिया कहते हैं। आई होप कि आपको ये 7 टर्मिनोलॉजी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ताकि इससे रिलेटेड अगर ऑप्शन में कुछ आता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि अभी हम डीवीएस के बारे में जानेंगे कि डीवीएस क्या होता है। देखिए जी, डीवीएस क्या है कि लगातार शोध हो रहे हैं और शोध होने के कारण नई नई प्रक्रिया जन्म हो रही है और
पार्किंसंस को भी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो डीबीएस का फुल फॉर्म सबसे पहले जान लीजिए, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। ठीक है, मस्तिष्क में क्या होता है, आघात दिया जाता है। मैंने आपको बताया था कि सबस्टेंशिया निग्रा जो हमारा पार्ट है उसमें हमारे डोपामाइन का प्रोडक्शन क्यों कम हो जाता है, क्योंकि हमारे जो उत्सर्जन करने वाले जो सेल्स होते हैं वो लगातार मरते हैं, और जब मर जाते हैं तो वो उत्सर्जन कर नहीं पाते हैं, जिसके कारण जो ये डीवीएस की प्रक्रिया ये किया जाता है, हमारे चेस्ट के अंदर एक कॉलर बोन में एक मशीन फिट की जाती है, और उसके बाद हमारे मस्तिष्क में कुछ इलेक्ट्रिकल तारों के द्वारा झटके दिए जाते हैं ताकि जो मरे हुए सेल्स हैं वो दोबारा जागृत हो जाएं और डोपामाइन का जो प्रोडक्शन है वो दोबारा से होने लग जाए और एस्ट्रोलिन और डोपामाइन बराबर हो जाए। लेकिन ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और अभी तक इसमें बहुत ही कम मात्रा में, मतलब 0 कुछ मात्रा में ही सफलता देखने को मिली है। ठीक है, और ये इतना सक्सेसफुल है नहीं, और इसमें ज़्यादातर लोगों की मृत्यु हो जाती है, या तो ब्रेन हेमरेज से, या तो उनका माइंड फेल हो जाता है, या तो वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। और ये सबसे लास्ट में जब लगता है कि अब तो डेथ हो ही जाएगी, तब इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है। तो इसके बारे में आपको अगर हल्का सा भी पता है कि डीप ब्रेन स्टिमुलेशन क्या होता है और प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो आई होप कि इसके बाहर आपका पार्किंसंस का क्वेश्चन एक भी नहीं आना चाहिए, और अगर इसके बाहर आता है, और डिमनेशिया के बारे में मैंने आपको बोला था कि जो कई बच्चे कहते हैं कि डिमनेशिया, तो डिमनेशिया के बारे में मैं अभी एक सेपरेट वीडियो डालूंगा, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, छोटी सी वीडियो होगी, और उसके मैं डिमनेशिया के बारे में यानी कि मनोभ्रंश के बारे में अच्छे से बता दूंगा। तो पार्किंसंस में इससे बाहर कुछ नहीं आना चाहिए। ठीक है, और जितना मैंने आपको पढ़ाया है, बताया है, आई होप कि इतने से आपका पार्किंसंस अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। और आप चाहे कहीं से भी पढ़ लीजिए, कोई भी किताब ले लीजिए, कोई भी नोटबुक ले लीजिए, या कहीं भी इंटरनेट पर छान लीजिए, इससे बाहर आप ढूंढ नहीं पाएंगे। ये हमारी बेस्ट रिसर्च टीम ने अच्छे से पूरा प्रॉपर रिसर्च करके इसको ढूंढ के निकाला है। तो मैंने सारा कुछ आपको कवर करा दिया है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं। और अगर हमें आप दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं और पैसे से भी सपोर्ट करना चाहते हैं, दिल से तो खैर सपोर्ट कर ही रहे हैं, देख रहे हैं तो ठीक है, अगर पैसे से भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो 7874000889 के ऊपर गूगल पे और फ़ोन पे हमें सपोर्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। और उसके अलावा 99713625 और 21 के ऊपर हमें आप फ़ोन पे गूगल पे कर सकते हैं। यहाँ पर डिस्प्ले पे नंबर दिख रहा है, आप चाहें तो आराम से कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।